हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस फ्रॉम मेकिंग एन अचीवर और आज मैं लेके आया हूं वन शॉट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शॉर्ट में और कम्प्लीटली बात करेंगे। मैंने काफ़ी सारे वन शॉट ऐसे देखे हैं जिसमें कंप्लीट तो करा रखा है बट टाइम बहुत ज़्यादा है और कंटेंट भी काफ़ी सारा काट देते हैं। तो इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और एक बार ये पढ़ने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने की नीड बचे, उसके अलावा किसी चीज़ की नीड ना बचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट है कूलम। तो चार्ज को हम और यूनिट्स के में देखते हैं तो 1 ESU 3 × 10⁻⁻10 कूलम के इक्वल होती है और 1 EMV 10 कूलम के इक्वल होती है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम है। दूसरी बात, अभी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि फोटोन पर चार्ज नहीं होता, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है और ये लाइन के थ्रू ही आएगा अगर ऐसा कुछ आएगा तो। चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, यानी कि जैसे मास होता है स्पीड बढ़ाने पर, काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ाने पर मास भी बढ़ जाता है, वैसे चार्ज के साथ कुछ नहीं होता। चार्ज रिलेटिव नहीं होता है। चार्ज का फॉर्मूला आता है Q = NE। तो इससे हम इसको बोलते हैं कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नॉर्मल नंबर, स्मॉल नंबर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है चार्ज के ऊपर, बबल का क्वेश्चन आता है कि एक बबल है, उसको हमने प्लस चार्ज दे दिया, या एक बबल है उसको हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो उसके रेडियस के ऊपर उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो दोनों ही केसेस में रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या कहता है? इसमें एक एक्चुअली हमारे पास मेन एक फॉर्मूला ही होता है K Q1 Q2/R²। ये फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि दो चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 रखे हैं तो इनके बीच में जो आपस में फोर्स होगा उसकी वैल्यू ये होती है। अब ये जो निकली है, ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है। तो ये दोनों की ही वैल्यू है और दोनों इक्वल ही होते हैं। तो कई बार इन दोनों का रेशियो पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर भी 1 होता है हमारे पास। अब हमारे पास अगली वर्ड आती है K और एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या होती है? अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये लिखते हैं तो K बनता है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। कई बार क्वेश्चंस में ये यूज़ करना पड़ जाता है बट हम ज़्यादातर ये यूज़ करके काम चला लेते हैं, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू बड़ी इजी होती है। 9 और पावर में भी 9 है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आप देख सकते हो कि इसकी और इसकी यूनिट मतलब इन्वर्स है। क्यों है? क्योंकि बाकी सारी 4 और पाई की अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा इसका, ये आप याद रख लेना। रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक पॉलीगन है हमारे पास जिसका सेंटर से डिस्टेंस किसी भी एक कॉर्नर का ए है हमारे पास। ठीक है। तो अब बोलता है कि सारी जगह पे अगर Q चार्ज रखा है तो उसके सेंटर पे कितना फोर्स होगा? तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बट वो कहता है कि अगर मैं एक को हटा दूं तो फिर सेंटर के ऊपर कितना फोर्स आएगा? अगर सेंटर के ऊपर कोई चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? तो उसके ऊपर ये फोर्स आएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन वो डाल देता है कि मैं यहाँ पे Q को हटा के -Q रख दूँ तो क्या आएगा? तो हम उसको मतलब एक बार हटाने से इतना आ रहा है तो एक और ऐसा लगा दिया जो उसको बढ़ा रहा है, तो ये डबल हो जाएगा। इसका आंसर डबल हो जाएगा वो। अब आगे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में मैं कहाँ पे ऐसा एक Q0 टेस्ट चार्ज रखूँ कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे। तो अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो उन दोनों के बीच में आता है, और अगर मेरे पास डिसिमिलर चार्जेस होंगे ऐसे तो वो इन दोनों के बाहर आएगा, इधर या इधर आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट डिपेंड करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी साइड पे वो चला जाएगा।
थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? अब बात ये होती है कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन क्या आता है कि ये 1 कूलम है, ये हमारे पास 2 कूलम है। अब मैं यहाँ पे एक थर्ड चार्ज रखना चाहता हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, जिससे क्या हो कि एक तो वो हिले डुले नहीं, सारे स्टेबल रहें। तो उससे हम आगे निकालना होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा थर्ड चार्ज का। तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पहले तो डायरेक्शन देखते हैं, प्लस होएगा या माइनस होएगा ये देखते हैं, और फिर उसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट लो, अब दोनों अपोजिट हैं तो ऑब्वियसली चार्ज बाहर आएगा, अंदर तो आने वाला है नहीं, तो चार्ज आएगा बाहर। और किस तरफ आएगा? स्मॉलर की तरफ आएगा, तो इधर कहीं चार्ज आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि थर्ड चार्ज आने वाला है, तो अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो हमको इस तरीके से इसका साइन लेना है कि एक फोर्स आए इस तरफ, एक फोर्स आए इस तरफ। तो अगर हम प्लस ले लेते हैं इसको, तो ये -1 कूलम है। 1 कूलम किस तरफ लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये +2 कूलम है, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो हाँ, ये प्लस हमारे पास आ सकता है, ठीक है, अगर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आता है ये। यहाँ पे मेन पॉइंट मेरा बताने का यही। अब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। जो प्लस होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है, और माइनस होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, ठीक है। और जो Q0 एक टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, उसकी लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली हम 0 लेते हैं, मानते हैं होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में दिखाने का ये तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसमें Q की लिमिट 0 तक हम मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू QE। ये एक बड़ा मेन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, जो आगे अपने क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q डॉट E वेक्टर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स m में होता है, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। और Q अपॉन E को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू अल्फा E बन जाएगी। अब आगे कुछ डेंसिटीज़ का भी जिक्र आता है इसके अंदर, तो फिर हम उसको लेते हैं लैम्डा, सिग्मा और रो। तो ये क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास, ठीक है। ये एरिया के फॉर्म में होती है, और ये वॉल्यूम का जहाँ पे जिक्र आता है ना, उस जगह पे यूज़ करते हैं। जहाँ पे एरिया का जिक्र हो तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे, जहाँ पे लेंथ का जिक्र हो तो ये यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी आगे मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा कि सिर्फ लेंथ गिवन है हमारे पास। एक जगह है जहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया ले रखा है, एक है कि नॉन कंडक्टिंग पूरा स्फीयर है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम कुछ इनको लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज की हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R², ठीक है। R मतलब कि कितनी दूरी पर है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे, तो उसके लिए यहाँ पे R यूज़ करते हैं। ड्यू टू ए रोड ऑन चार्ज Q, एक रोड है, सामने चार्ज है Q, रोड के ऊपर चार्ज है Q, कैपिटल Q, तो इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये बन के जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइन रोड। फाइन रोड की वजह से क्या आएगी? ये वाला केस आपने देखा होगा कि ये ऐसे हमारे पास चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है इसका, तो एक तो पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, तो एक उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होता है और एक पैरेलल वेक्टर आता है हमारे पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का फॉर्मूला हमें ये मिल जाता है K लैम्डा D बाई अपॉन D साइन θ1 प्लस साइन θ2। पैरेलल वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है K लैम्डा D अपॉन कोस θ2 माइनस कोस θ1। जो θ1 है वो बड़े वाला लेना है, जो θ2 है वो छोटे वाला एंगल लेना है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास ये D आ जाएगी,
मतलब ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं। तो अगर ये वाला बड़ा एंगल है तो इसको हम थीटा 1 लेंगे, और ये वाला छोटा है तो हम इसको थीटा 2 लेंगे। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये वाला अगर बड़ा है तो इसको थीटा 1 ले रहे हैं, उसको थीटा 2 ले रहे हैं। कई केसेस में ये ऐसा भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये थीटा 1 होएगा, थीटा 2 0 हो जाएगा। ई नेट हम नॉर्मली जैसे वेक्टर्स को निकालते हैं 90 डिग्री पे जब वेक्टर होते हैं तो उनके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही यहाँ पे हमें अपने लिए यूज़ करना है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर, एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, उस पे ऐसा केस बन रहा है कि यहाँ पे निकालनी है। तो 2k लैम्डा बाई डी हम यूज़ करते हैं। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। सेमी इनफाइनाइट वायर, एक वायर है जो सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ से हमारे पास उसका एंड है। अब उसके सेमी इनफाइनाइट वायर की सिधाई में कैसे निकालने के लिए √2k लैम्डा बाई डी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसमें इनफाइनाइट वायर में 2 था, यहाँ पे √2 है। दैट्स इट। अब हम रिंग की बात कर लेते हैं। तो रिंग में हमारे पास क्या होता है कि एक रिंग है जिसकी r रेडियस है। अब हम रिंग की बात करते हैं। तो रिंग में क्या होता है, एक रिंग है हमारे पास जिसकी रेडियस r है, और हम एक x डिस्टेंस दूर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण। ठीक है, रिंग के ऊपर चार्ज q आएगा, तो इसके ऊपर क्या होएगी, इसके ऊपर निकालने का फॉर्मूला है k x q विल बी डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। r² प्लस x² ये इस डिस्टेंस के लिए हम √r² प्लस x² लेते हैं। ठीक है, की पावर 3/2 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब मैक्सिमा और मिनिमा का ये एक ग्राफ होता है, जेई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट वालों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें मैक्सिमा क्या होता है, -r/√2 पे मिनिमा होता है और ये मैक्सिमा होता है। तो मैक्सिमम एट और मिनिमम एट प्लस माइनस √r/√2। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अब ये मैक्सिमा है तो इसके ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 2kq/3√3r²। ठीक है, अब हम स्फीयर की बात कर लेते हैं। एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है या कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होती है। ठीक है, उसके सरफेस पे क्या होगी, kq/r² होगी, जो r उसकी होगी रेडियस, और उसके बाहर क्या होगी, जो पॉइंट चार्ज का होता है, स्मॉल r लेना है इस कैपिटल R की जगह पे, बस इतना ही है, नथिंग एल्स। अब हम नॉन कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, थोड़ी सी चीज़ें भी अलग हो जाती हैं। जैसे ई आउट, तो ई आउट का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है, और हम नॉन कंडक्टिंग में भी kq/r² ई आउट का फॉर्मूला ले सकते हैं। उसको जब कन्वर्ट करते हैं, q को हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं चार्ज डेंसिटी की, तो वो ऐसे बन जाता है। तो इसको इस फॉर्म में याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद कर सकते हैं, बट इनसाइड का आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और ये r क्या है कि ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, तो यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक की निकालनी है, तो इस डिस्टेंस को हम r बोल रहे हैं, तो वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सरफेस की भी वही है, मतलब इस स्मॉल r को कैपिटल R कर दिया, तो वो आपके लिए ईजी है रीड करना। अब पिथबॉल प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या कहते हैं कि एक वायर है, वायर से मैंने मतलब इस तरफ एक ऐसे बॉल लटका दी, एक इधर बॉल लटका दी, दोनों को चार्ज दे दिया बराबर, तो वो उन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो उस वजह से एक थीटा एंगल हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। तो उस थीटा एंगल बनने के कारण वहाँ पे टेंशन को हम दो वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, टी कोस थीटा, टी साइन थीटा। अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो हम क्या बोल सकते हैं, टी साइन थीटा और एफ ई इक्वल है और टी कोस थीटा एम जी के इक्वल है। तो उससे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है, मैं इसको 3 स्टार क्वेश्चन बोल सकता हूँ। अच्छा, एक ये है, ये आपको टेस्ट सीरीज के अंदर काफ़ी देखने को मिलेगा अपनी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब भाई बात यहाँ पे ये हो रही है कि एक आर्क है और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आर्क की रेडियस r हो जाएगी हमारे पास, और ये एक एंगल बना रही है थीटा सेंटर के ऊपर, तो 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब अगली है कि डिस्क के लिए, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को छोड़ भी सकते हो,
ये ज़्यादा बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि पूछा जाता है। हाँ, बट ये ध्यान रख सकते हो कि सेंटर के ऊपर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होती है, डिस्क के भी सेंटर के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होती है। अब इनफाइनाइट शीट की बात करते हैं तो उसमें दो केसेस बन जाते हैं, एक तो नॉन कंडक्टिंग, एक कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग होती है ना, अगर हमारे पास एक शीट है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, तो उस पर हमारे पास क्यू चार्ज है ना, तो दो सरफेस बन जाएंगे, एक ये वाला सरफेस बन जाएगा, एक ये वाला सरफेस बन जाएगा। अब ये चार्ज इधर उधर तो जा नहीं सकता, ना ये इधर जा सकता, ना ये इधर जा सकता, ना ये इधर जा सकता। इस वजह से हमारे पास दो सरफेस बन जाते हैं। तो क्या फॉर्मूला रखते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब जब हमारे पास वहीं पे कंडक्टिंग शीट है, एक शीट है जो एक कंडक्टिंग है, तो इसके ऊपर क्यू चार्ज है और कंडक्टिंग है, तो वो पूरा ही चार्ज इसके ऊपर रहेगा। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, हम वहाँ पे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर है, तो होलो हेमिस्फीयर का सिर्फ सेंटर का ही केस पता होना चाहिए, बाकी मैंने तो आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन भी कुछ खास ऐसा देखा है नहीं कभी। तो सेंटर का केस क्या है, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ये वेक्टर फॉर्म में होता है जिसका फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा। ये मतलब एक 5 स्टार क्वेश्चन मान लो, ये काफ़ी जगह पे अपने काम आएगा और कहीं ना कहीं आपको नीट के या जेई के एग्जाम में ये चीज़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसी वजह से देखो फ्लक्स फाई है, हमने इसको वेक्टर नहीं लगाया है यहाँ पे कोई भी। अब फ्लक्स इन द सेंस है क्या चीज़, अगर किसी को ये नहीं पता है तो ये मान लो कि ये एक सर्कल है, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही हैं, तो इसका वैसे तो फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि जितनी घुस रही हैं उतनी बाहर निकल जा रही हैं। बट फ्लक्स यहाँ पे अगर सिर्फ आने का देखें तो 1 2 3 4 5, तो हम उसको 5 बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे। या सिर्फ ई फ्लक्स देखें तो वो 5 हो जाएगा। तो वो फ्लक्स एक सॉर्ट ऑफ डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी सरफेस एरिया के ऊपर, आप ये सिंपली उसको बोल सकते हो। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ये जो देखा ई ए कोस थीटा। अब ई ए कोस थीटा है तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज्ड फिगर का होता है, तो यहाँ पे वो छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास मेन फॉर्मूला ये है, और इसको दूसरे फ्लक्स को हम क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हैं। तो अब ये और ये दोनों चीज़ दिखाई देती हैं, तो फिर अगला नाम याद आता है सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल जेई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कोस एल्फा। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बोलते हैं कि एक छोटा सा चार्ज है और ये हमारे पास एक डिस्क है। ठीक है, तो मतलब ये एक क्या कर रहा है, कोन बना रहा है, ये रिंग मान लो। ठीक है, तो अब ये कहता है कि फ्लक्स निकाल लो इसका। तो इसका फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, अब ये पूरा तो कितना बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 4 पाई बोलते हैं। तो 4 पाई डायरेक्शन में, यानी कि चारों तरफ, ये 3D में एक्चुअली हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो 4 पाई में ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इतना फ्लक्स दे रहा है। तो अब हमारे पास फॉर्मूले में कितना होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई के लिए कितना देगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट हमें ये दे देगा। ठीक है, तो जस्ट हमें इसको क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट रखना है और हमारे पास ये फ्लक्स आ जाएगा। अब गोस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर में, ये 5 स्टार मान लो, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने देखी थी अभी अभी, फ्लक्स वाला ही केस है, दोनों को इक्वल रख दिया। इसको भी मैंने फ्लक्स बोला था, इसको भी मैंने फ्लक्स बोला था, ये इक्वल रख दिया। ठीक है, अब इसके थ्रू हम अलग अलग डेरिवेशंस होती हैं और ये फॉर्मूला निकालते हैं कि एक पॉइंट चार्ज का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, कूलम्स लॉ वाला, और इनफाइनाइट वायर का होता है 2 के लैम्डा वाई आर, और इनफाइनाइट शीट का होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के बेस पे हम ये निकालते हैं। इससे सिलेंडर का निकालते हैं भाई, सिलेंडर है एक हमारे पास ऐसे। ठीक है, अब उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो आउटसाइड द सिलेंडर एक आर डिस्टेंस पे है, तो वो क्या करेगा, वो एक थिन वायर की तरह बिहेव करेगा, और थिन वायर की तरह बिहेव करेगा तो 2 के लैम्डा बाय आर हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और
इनसाइड क्या होगा, अब एक सिलेंडर वायर है, कंडक्टिंग सिलेंडर वायर है, तो इनसाइड जीरो आ जाएगा, कंडक्शन है तो सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं ना। अब सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर भी वही करेंगे भाई, इस क्यू स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर जस्ट पुट कर देंगे, बाकी सेम है सारा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नॉन कंडक्टिंग की। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, बाहर का तो वही होता है जो कंडक्टिंग का होता है, सेम ही होता है, इसको हम 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनसाइड का क्या होता है, इनसाइड का थोड़ा सा वेरी करता है, ये आपने अभी ऊपर भी ऐसा सा कुछ रिलेशन देखा था, वही सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब सरफेस के ऊपर क्या होएगा, इस स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा सरफेस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और बस एंड ऑफ द चैप्टर। अब मैं अगला इलेक्ट्रिसिटी और वो कैपेसिटर वाला जो हमारे पास है पोटेंशियल्स हैं, उनका एक एक वन शॉट लेके आऊँगा, अलग अलग ही लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर, और प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी 12th का वन शॉट में सारा कंप्लीट कर दूँ, कवर कर दूँ। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को यार, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।